हेलो गाइस, स्वागत है आपका मोबाइल पाठशाला में। दोस्तों 13, 16, 17 और 18 अगस्त में एसएससी ने जितने भी पेपर कंडक्ट कराए थे उसके बेसिस पे आज मैं आपके लिए 25 रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिनके पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जिस तरह से पेपर भी बन रहा है, जिस पैटर्न पे और जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके बेसिस पे वही ये 25 क्वेश्चंस जो है आपके लिए तैयार किए गए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक सेट आपको दिया हुआ है, एक गिवन सेट है और उस पर जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर क्या है? वो नंबर है 6, 36 और 63। ऑप्शन दिया हुआ है A, B, C, D और पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं, देखिए। पहला ऑप्शन है 7, 49, 98। दूसरा ऑप्शन है 8, 64, 46। तीसरा ऑप्शन है 9, 84 और 45 और लास्ट ऑप्शन है 11, 111 और 84। अब बताइए इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पे जो सेट आपको दिया हुआ है वो 6, 36 और 63 है और इसके बेसिस पर 4 ऑप्शन है। तो हमें बेसिकली बताना ये है कि ऐसा कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो इस चीज को मैच करता है, जो लॉजिक यहाँ पे फॉलो हो रहा है उसी लॉजिक को वो भी फॉलो कर रहा हो। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? देखिए यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो वो आता है 36, इसीलिए 6 के बाद यहाँ पे 36 लिखा हुआ है और इसी 36 के डिजिट को जब इंटरचेंज कर देंगे तो ये हो जाता है 63। ठीक है, और यही सेट यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे वही यहाँ पे अप्लाई हुआ है। पहले देखिए 8 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, फिर 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 64। 64 के डिजिट्स को फिर जब हम पलट देंगे तो वो हो जाएगा 46। यही लॉजिक हमें यहाँ पे अप्लाई करना था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये सिलॉक का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या क्या दिया हुआ है? पहला स्टेटमेंट है सम काउज आर कैमल्स, सम काउज आर कैमल्स। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल कैमल्स आर बफेलोज, ऑल कैमल्स आर बफेलोज। तीसरा स्टेटमेंट है नो बफेलो इज अ फॉक्स, नो बफेलो इज अ फॉक्स। ये 3 स्टेटमेंट है आपके, ठीक है, और इसके बेसिस पे 3 कंक्लूजन है। कंक्लूजन पहला है सम कैमल्स आर फॉक्सेस, सम कैमल्स आर फॉक्सेस, ये पहला कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन क्या है? नो बफेलो इज अ काउ। और तीसरा कंक्लूजन है नो काउ इज अ फॉक्स। ठीक, ये 3 कंक्लूजन है, 3 स्टेटमेंट है। देखिए जो सिलॉक करने का जो मैंने तरीका बताया है वो विदाउट वेन डायग्राम बताया है, तो मैं आपको इसको बिना वेन डायग्राम के बताऊंगा इसको कैसे करना है। पहले हमें कुछ रूल समझना होगा। देखिए कोई भी स्टेटमेंट जब सम से स्टार्ट होता है तो उसके लास्ट में एक वर्ड होता है सम, और कोई भी स्टेटमेंट जब ऑल से स्टार्ट होता है तो उसके लास्ट में ही सम ही होता है, और अगर कोई भी स्टेटमेंट नो से स्टार्ट हो तो उसके लास्ट में नो होता है। ठीक, पहली चीज ये स्टेटमेंट है, इसमें किसी भी नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसीलिए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट, इसमें भी किसी भी नेगेटिव स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जैसे नो, नेवर, नॉट, तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। लेकिन इसमें देखिए नो का इस्तेमाल हुआ है, नो बफेलो, इसीलिए ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट जब मिलते हैं तो उनका कंक्लूजन भी पॉजिटिव होता है, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंक्लूजन मिल गया, स्टेटमेंट मिल गया, तो उनका कंक्लूजन भी नेगेटिव ही आएगा। पहला कंक्लूजन कह रहा है कैमल और फॉक्स के बीच में, तो हम देखते हैं कि क्या कैमल और फॉक्स किसी एक स्टेटमेंट में है या अलग अलग। तो अगर मैं देखूं तो कैमल सेकंड स्टेटमेंट में है और फॉक्स थर्ड स्टेटमेंट में है। ठीक है, इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे
हालांकि कैमल यहाँ भी था, लेकिन हमें ये वाला लेना पड़ेगा। उसका रीजन ये है कि जब भी हम दो स्टेटमेंट को कंबाइन करते हैं, और कंबाइन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कैमल अलग स्टेटमेंट में है, फॉक्स अलग स्टेटमेंट में है, तो कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन करने का रूल क्या होता है कि दोनों स्टेटमेंट के पास एक कॉमन टर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे वो कॉमन टर्म बफेलो है, और किसी एक कॉमन टर्म के पास ऑल या नो होना चाहिए। जैसे ये वाला जो बफेलो है, जो कॉमन टर्म है, इसके पास सम है, लेकिन इस बफेलो के पास नो है। तो इन दोनों को हम करेंगे कंबाइन। कंबाइन कैसे करते हैं? कॉमन टर्म को हटा देते हैं। अब जो ये स्टेटमेंट बचा है आपके पास ना, यही आपका कंक्लूजन है, ठीक, कैंसिल आउट करने के बाद। लेकिन क्योंकि आपने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट को कंबाइन किया है, तो कंक्लूजन नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है कि ऑल कैमल्स इज अ फॉक्स, तो इसी ऑल को हमें नेगेटिव बनाने के लिए नो से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आपका कंक्लूजन है। अब अगर मैं कैमल से फॉक्स पढ़ूंगा तो मैं पढ़ूंगा नो कैमल्स इज अ फॉक्स, और अगर मैं फॉक्स से कैमल पढ़ूंगा तो नो फॉक्स इज अ कैमल। लेकिन यहाँ पे कैमल और फॉक्स के बीच में क्या लिखा हुआ है? सम कैमल्स आर फॉक्स, इसीलिए गलत हो जाएगा ये। दूसरा कंक्लूजन देखिए, नो बफेलो इज अ काऊ। बफेलो और काऊ के बीच में हमें कंक्लूजन देना है, ठीक है। तो कैसे देंगे कंक्लूजन बफेलो और काऊ के बीच में? देखिए, पहले देखते हैं बफेलो कहाँ है और काऊ कहाँ है। जैसे अगर मैं देखूं तो बफेलो यहाँ पे है और काऊ यहाँ पे है। इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के लिए कॉमन टर्म हमारे पास कैमल है, और एक कैमल के पास ऑल है, तो इसको कंबाइन कर लेंगे। अब जो ये बचा हुआ है, यही हमारा कंक्लूजन है। अगर काऊ से बफेलो पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सम काउज आर बफेलोज, और बफेलो से काऊ पढ़ेंगे तो सम बफेलोज आर काउज। यहाँ लिखा है नो बफेलो इज अ काऊ, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड है हमारा काऊ और फॉक्स के बीच में। तो देखते हैं काऊ कहाँ पे है और फॉक्स कहाँ पे है। तो अगर मैं देखूं ध्यान से, तो दोस्तों फॉक्स यहाँ पे है और काऊ यहाँ पे है। इन दोनों का कंबाइन कराना है। कंबाइन कैसे कराएंगे? इस सेकंड स्टेटमेंट की मदद से। बफेलो से बफेलो कैंसिल होगा और कैमल से कैमल कैंसिल होगा, ठीक है। अब ये दो स्टेटमेंट जब हम कंबाइन कराएंगे दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, कोई भी पॉजिटिव वाला सम, कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट वाला सम वाला पार्ट अगर कभी किसी नेगेटिव स्टेटमेंट से कंबाइन होता है, तो उसका एक ही कंक्लूजन होता है। जब हम इस स्टेटमेंट को पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पढ़ते हैं, सम काउज आर नॉट फॉक्स, सम काउज आर नॉट फॉक्स, ठीक है। सम काउज आर नॉट फॉक्स, ये कब करते हैं? जब पॉजिटिव स्टेटमेंट का सम वाला पार्ट किसी नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ कंबाइन होता है, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या आना चाहिए था? सम काउज आर नॉट फॉक्स, लेकिन ये लिखा हुआ है नो काउ इज अ फॉक्स, ठीक है। इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, कोई भी सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक मैट्रिक्स है इस तरह से, रो और कॉलम वाली। यहाँ पे लिखा हुआ है 50, यहाँ पे लिखा हुआ है 9, यहाँ पे लिखा हुआ 31, ये 42, 7, 21, फिर 43, फिर क्वेश्चन मार्क और 11। ऑप्शन है 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। जैसे अगर मैं 50 को और 31 को ऐड करूं तो कितना आता है? 81, और 81 किसके बराबर होता है? 9 into 9 के। उसी तरह अगर मैं 42 और 21 को ऐड करूंगा तो मिलेगा कितना? 63, और ये किसके बराबर होता है? 7 into 9 के। उसी तरह से अगर मैं 43 को और 11 को ऐड करूंगा तो मिलेगा 54, और ये बराबर होता है 6 into 9 के। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 9 हर जगह कॉमन आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ वही नंबर लिखे जा रहे हैं जो 9 कॉमन लेने के बाद बच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आया 9 into 9, यहाँ 7 into 9, तो यहाँ आना चाहिए 6 into 9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिए आप एनालॉजी का। क्वेश्चन नंबर 4, आर्किटेक्ट लिखा हुआ है, और आर्किटेक्ट रिलेटेड है किससे? बिल्डिंग से। तो दोस्तों बताइए, आपकी स्कल्प्टर जो होता है, स्कल्प्टर, वो किससे रिलेटेड होगा?
और ऑप्शन आपके पास है म्यूजियम, दूसरा ऑप्शन है स्टोन, तीसरा ऑप्शन है चीजल और लास्ट ऑप्शन है स्टैच्यू। बताइए, आर्किटेक्ट रिलेटेड है बिल्डिंग से, स्कल्पटर किससे रिलेटेड होगा? दोस्तों स्कल्पटर जो होता है वो रिलेटेड होता है स्टैच्यू से। स्कल्पटर जो होते हैं ना वो मूर्तियां बनाते हैं, ठीक? तो ये आपको पता होना चाहिए एनालॉजी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां जो है वो पेपर कटिंग और फोल्डिंग से है। यहाँ पे क्या है ना कि एक हेक्सागन जैसा पेपर है, हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड्स, ऐसा एक पेपर है, ठीक है? और अभी क्या किया गया है इसमें, इसी पेपर को अब फोल्ड किया गया है, ठीक है? ठीक, इसको फोल्ड किया गया है यहां से, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया गया। इसके बाद इसको यहां से फोल्ड करेंगे और यहां से फोल्ड करेंगे ऐसे, ठीक है? फोल्ड करने के बाद यही पेपर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे हेक्सागन के शेप का पेपर था, इसको पहले बीच से फोल्ड किया, मतलब यहाँ से, उसके बाद यहाँ से एक फोल्ड, यहाँ से एक फोल्ड, उसके बाद कट लगाया गया। कहाँ पे? एक कट यहाँ पे लगाया गया, एक कट यहाँ पे लगाया गया। सवाल में यही पूछा है कि जब इसको ओपन किया जाएगा तो ये कैसा दिखेगा। इसके ऑप्शन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको ये इतना आप कर सकते हैं कि आपको ये पता चल जाएगा इसको खोलने के बाद कैसा दिखने वाला है। कैसे इसको खोलेंगे, देखिए सबसे पहले आप ये देखिएगा कि लास्ट में इस पेपर को यहां से और यहां से मोड़ा गया है, तो पहले वहीं से इसको ओपन करते हैं। जब मैं इसे ऐसे ओपन करूंगा ऊपर की तरफ, तो दोस्तों ये वाला रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला रेक्टेंगल ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक? बताइए, उसके बाद जब मैं इस पेपर को इस साइड खोलूंगा दोस्तों, इस साइड, तो कुछ नहीं होगा। इस साइड जब खोलूंगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसे ही आएगा ये पेपर, ठीक है? जब यहाँ से ऐसे मोड़ा गया था ना, इसको जब खोलूंगा। चलिए उसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिएगा अभी आपके पास पूरा कंप्लीट पेपर है, आप पूरा ये हाफ वाला खोल चुके हैं। जब मैं इसे इस साइड खोलूंगा, इस साइड, तो ये वाला रेक्टेंगल जो है वो इधर भी आ जाएगा दोस्तों, और ये वाला जो इसके साइड पे कट है ना, वो कट यहाँ पे भी दिखने लगेगा, इस जगह पे। बस यही आपका सही उत्तर है, ठीक है? यही आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अच्छा, पेपर जब हम ओपन करते हैं कट करने के बाद ना, तो हमें वहां पे मिरर मान लेना चाहिए। जैसे अगर मैं देखूं ध्यान से, जब लास्ट में पेपर को हमने यहाँ से खोला है, तो मान लेते हैं यहीं पे एक मिरर है, तो दोस्तों इसके लेफ्ट में जो भी है हमें बेसिकली उसका मिरर बना देना होता है, इधर इस साइड, ठीक है? जहां से पेपर को फोल्ड करते हैं वहीं पे मिरर एज्यूम कर लेते हैं, और लेफ्ट वाली चीज का राइट साइड में क्या करते हैं, मिरर इमेज बना देते हैं। वही शेप बनेगी जब हम पेपर को ओपन करेंगे, ठीक है? तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिगर काउंटिंग का। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 6। फिगर काउंटिंग में देखिए ऐसे आपके पास एक स्क्वायर बना हुआ है, इसके 2 डायगोनल हो गए, उसके बाद में बीच में एक क्वाड्रिलेटरल और। बताना है कितने इसमें ट्रायंगल हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसका? 15, 25, 28 और 20। देखिए सबसे बढ़िया तरीका इसको करने का क्या है, आप पहले क्या करेंगे ना, सिर्फ इस फिगर को बनाइए आप, और आप बताइए इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं। तो कैसे करते हैं ये वाला, पहले नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, जो लास्ट नंबर आया उसी का डबल कर दीजिए, कितना होता है 8, यानी कि इसमें 8 ट्रायंगल हैं, ठीक है? 8 ट्रायंगल होने के बाद में अगर मैं देखूं ध्यान से, पता चल गया हमें इसमें 8 ट्रायंगल है। जब मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊंगा तो दोस्तों इस एक लाइन के बनने की वजह से 3 नए ट्रायंगल आएंगे। एक तो ये, दूसरा दोस्तों ये वाला बनेगा, और तीसरा ये। 3 ट्रायंगल यहाँ से आए, ये बनाऊंगा तो यहाँ से भी 3 ट्रायंगल आएंगे, 1 2 और ये पूरा 3।
ये वाली लाइन बनाऊंगा, यहाँ से भी 3 ट्रायंगल, ये वाली लाइन बनाऊंगा तो यहाँ से भी 3 ट्रायंगल, तो 3 3 3 3 4 3 12, 12 और आ गया, और 12 में 8 जोड़ लेंगे 20 आ जाएगा, इसका मतलब 20 सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 2 डाइस दिए हुए हैं और एक डाइस और, अब दोनों ही डाइस में देखिएगा तो नंबर दिया है 142 और यहाँ पे दिया हुआ है 263। बोल रहा है कि डाइस बताइए नंबर कौन सा होगा अपोजिट टू 5, 5 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। कैसे करते हैं इसको दोस्तों, सबसे पहले दोनों डाइस में देखते हैं कौन सा नंबर कॉमन है, तो वो कॉमन नंबर है 2। अभी 2 से आप क्लॉकवाइज चलिए इधर और क्लॉकवाइज चलिए इधर, तो 2 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले 2 है तो फिर आएगा 4, फिर आएगा 1, यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 के बाद आएगा 6, 6 के बाद आएगा 3। कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है आपको, इसका मतलब हो गया 1 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 6, अभी कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है 5, तो ये 5 2 के अपोजिट आ जाएगा, इसका मतलब नंबर कौन सा होगा 5 के अपोजिट 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज ऐसी दी हुई है 10 12 18 42 162, फिर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया हुआ है ए 998, ऑप्शन नंबर बी 456, ऑप्शन नंबर सी 768 और ऑप्शन नंबर डी 882। कैसे करेंगे इसको, देखिए बहुत आसान है। 10 में कितना जोड़ा गया है 2, 12 में कितना जोड़ा गया है 6, 18 में कितना जोड़ा गया है 24, 42 में कितना जोड़ा गया है 120। देखिए 2 से 6 कैसे आया होगा इंटू 3 करके, 6 से 24 इंटू 4 करके, 24 से 120 इंटू 5 करके, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए इंटू 6, यानी कि 720 का डिफरेंस आना चाहिए। तो जब इसी 720 को हम ऐड करेंगे 162 में तो कितना मिलेगा 882, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, आपको वेन डायग्राम बताना है प्रोफेसर्स के बीच में, पोस्ट ग्रेजुएट्स के बीच में, और एम्प्लॉयड के बीच में। ठीक है, कैसे बनाएंगे इसको दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, अगर कोई प्रोफेसर है, अगर मैं किसी को कह रहा हूँ वो प्रोफेसर है, तो क्या वो एम्प्लॉयड नहीं होगा, बिल्कुल होगा, एम्प्लॉयड होगा। प्रोफेसर मतलब कहीं पढ़ा रहा है, वो पढ़ा रहा है तो फ्री में तो पढ़ाएगा नहीं, तो एम्प्लॉयड हो जाएंगे सारे प्रोफेसर्स। लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं, क्या जरूरी है सारे पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो एम्प्लॉयड हो और सारे पोस्ट ग्रेजुएट जो वो प्रोफेसर हो? नहीं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेसर हो सकते हैं और कुछ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। तो जो यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएट देखेंगे वो बाहर रहेगा थोड़ा सा और दोनों को टच करेगा, दोनों को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो उसका एक्चुअल वेन डायग्राम ये होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है मैथमेटिकल ऑपरेटर का क्वेश्चन है, इसमें साइन इंटरचेंज करते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि प्लस का मतलब हो गया डिवीजन, माइनस का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया प्लस और डिवीजन का मतलब हो गया माइनस। तो आपको बताना है 5 + 9 - 3 × 15 डिवाइडेड बाई 2 ये किसके बराबर आएगा। ऑप्शन दिया हुआ है, क्या ऑप्शन है 40 36 56 20 सॉरी 28। तो देखते हैं प्लस को दोस्तों डिवाइड बनाना है। चलिए डिवाइड बन गया, माइनस को क्या बनाना है मल्टीप्लिकेशन, माइनस को मल्टीप्लिकेशन को बनाना है प्लस, डिवीजन को बनाना है माइनस। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा प्लस का अर्थ हो गया डिवीजन, माइनस का मतलब मल्टीप्लिकेशन,
मल्टीप्लीकेशन मतलब प्लस, डिवीजन मतलब माइनस। सॉरी यहाँ पे 45 है, 45। चलिए अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 9 से कैंसिल हो जाएगा ये 5 बार, और 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा 15, प्लस 15 माइनस 2 कितना आ जाएगा 28। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ 45 था, छोटा सा करेक्शन था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी नंबर सीरीज का ही क्वेश्चन है। नंबर कुछ इस तरह से है कि 40/3 है, फिर 22 है, फिर 36 है, 58, 92, क्वेश्चन मार्क। अब इसको कैसे करेंगे? इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है 144, 169, 134, 206। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 22 को से अगर मुझे 36 चाहिए, तो अगर मैं इसका 1.5 गुना करता हूं, मतलब 22 और उसका आधा, तो 33 मिल जाएगा। लेकिन फिर प्लस 3 भी करना पड़ेगा। उसके बाद 36 का अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करूं 1.5 से, तो 36 और 36 का आधा 18, दोनों ऐड करने कितना आएगा 54, और प्लस 4 ऐड करना पड़ेगा तो आएगा 58। उसी तरह से 58 में मल्टीप्लाई करूं 1.5 का, तो 58 प्लस 29 कितना आ जाएगा? 58 प्लस 29, देखिए 58 प्लस 29 87, 87। ठीक है, और प्लस 5 करेंगे तो 92 आ जाएगा। तो लॉजिक आपको दिख गया कि इंटू 1.5 प्लस 3 इंटू 1.5 प्लस 4 इंटू 1.5 प्लस 5। तो यहाँ पे होगा इंटू 1.5 प्लस 2। देखिए 40 इंटू 1.5, 40/3 इंटू 1.5 करेंगे कितना आएगा 20, और 20 प्लस 2 कितना आएगा 22। तो अगला नंबर क्या आना चाहिए दोस्तों? 1.5 से मल्टीप्लाई प्लस 6, तो 92 और 92 का आधा दोनों जोड़िए कितना आएगा 138, और 138 प्लस 6 144। तो 144 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रहा है? ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, लेकिन ये रीजन बेस्ड वेन डायग्राम है कि ट्रायंगल जो है वो रिप्रेजेंट करता है गर्ल्स को, ठीक, और स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है प्लेयर्स को, ठीक, और सर्कल रिप्रेजेंट करता है कोच को। और जो चित्र बना है वो कुछ ऐसा बना है कि एक ट्रायंगल है ऐसे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल, और यहाँ पे एक सर्कल। P Q, यहाँ पे है R, ये U है, ये T, और ये हो गया S। आपसे पूछा है कि फाइंड द गर्ल्स who are player but not coach। वो गर्ल्स बताइए जो प्लेयर है लेकिन कोच नहीं है। तो आपको पता है ट्रायंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है गर्ल्स को, और सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कोच को, और दोस्तों ये जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट करता है प्लेयर्स को। तो आप ध्यान से देखिए, हमें बताना है लड़कियां जो प्लेयर हो, तो गर्ल्स और प्लेयर्स ये दोनों जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला रीजन हमें दे रहे हैं, ठीक। लेकिन इसमें भी हमें ये वाला रीजन हटाना पड़ेगा क्योंकि ये कोच वाला है, तो सिर्फ बचेगा क्या क्यू। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा क्यू। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है द सम ऑफ विशाल एंड अदिति's current age is 105 years. If Aditi is
25 years younger than Vishal, is younger than Vishal, then what is the current age? दोस्तों करंट एज को प्रेजेंट एज भी कहते हैं. करंट एज ऑफ प्रीतम, who is 7 years older than Aditi. क्वेश्चन में कह रहा था सम ऑफ विशाल एंड अदिति. इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग तुरंत. देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन एज वाला पूछा जा रहा है रीजनिंग में. तो द सम ऑफ विशाल एंड अदिति's करंट एज, मतलब कि विशाल प्लस अदिति करंट एज का सम 105. इफ अदिति इज 25 इयर्स यंगर देन विशाल, यानी कि अदिति किसके बराबर होगी? विशाल माइनस 25 के. ठीक है, 25 years younger than Vishal, then what is the current age of Pritam who is 7 year older than Aditi? यानी कि जो प्रीतम है वो बराबर है कितना? A plus 7 का. और आपसे एज पूछी गई है प्रीतम की. ठीक है. अच्छा यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में, क्या इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है? इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड है. पहला तो देखिए लिखा हुआ है v plus a equal to 105. दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर मैं 25 इधर ले जाऊं और a इधर ले जाऊं तो ये कितना आ जाएगा? v minus a, ये 25 के बराबर हो जाएगा. दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूंगा तो a कैंसिल आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. इधर बचेगा 2v और ये ऐड करेंगे कितना आएगा? 130. तो यहाँ से विशाल की एज आप देख लीजिए कितनी आ जाएगी? 65. दोस्तों जब विशाल की एज आपको मिल गई तो आपको ये भी पता चल गया कि अदिति की एज कितनी होगी. अदिति की एज कितनी होगी? 65 माइनस 25 यानी कितनी आ जाएगी? 40. अदिति की एज 40 आ गई. प्रीतम जो है अदिति से 7 साल बड़ा है, तो प्रीतम की एज कितनी आ जाएगी? 46 प्लस 7 यानी कि 47. यही आपका सही आंसर हो जाएगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? B and C are siblings. B and C are siblings. देखिए वेन डायग्राम, सॉरी ब्लड रिलेशन में आपसे फैमिली ट्री वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. तो B और C जो है देखिए भाई बहन है. उसके बाद में M has 2 children, मतलब M के 2 बच्चे हैं. And he is son of E, who is father-in-law of H. H has only one son, मतलब लड़का एक ही है H के पास. C is not granddaughter of E. Granddaughter of E. क्वेश्चन में पूछा है how is B related to E. B जो है E से कैसे रिलेटेड है ये बताना है हमें. ठीक है, देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा. देखिए सबसे पहले कह रहा है कि B और C भाई बहन है. M has 2 children, मतलब जो M है उसके 2 बच्चे हैं. ठीक है, और वो क्या है? सन ऑफ E. सन है किसका? E का. यहाँ कहीं E आ जाएगा. E कौन है? E फादर इन लॉ है H का, यानी कि जो H है वो वाइफ है M की. E फादर इन लॉ हो गया H का, यानी कि H वाइफ हो गई. और B और C देखिए M के बच्चे होंगे. जो 2 बच्चे हैं वो B और C होंगे. ठीक, H के पास सिर्फ एक ही लड़का है, मतलब कि इन लोगों के पास एक लड़का है एक लड़की है. अब ध्यान से देखिए कह रहा है कि C जो है वो ग्रैंड डॉटर नहीं है E की, तो C क्या होगी? ग्रैंडसन, यानी कि ये C होगा. तो जो ये बचा हुआ दोस्तों B,
ये ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। पूछा है कि जो बी है ई की क्या है, तो बी ई की ग्रैंड डॉटर है। क्या है? ग्रैंड डॉटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ अल्फा न्यूमेरिकल मिरर इमेज है, मतलब अल्फाबेट होगा और नंबर होगा। BR4A, फिर Q, फिर 16, फिर H और I। दोस्तों इसका मिरर इमेज बनाना है। ठीक, मिरर इमेज कैसे बनाएंगे? यहाँ पे एक मिरर मान लेंगे। तो I एक सिमेट्रिकल फिगर होता है, इसका मिरर तो I ही आएगा। H भी एक सिमेट्रिकल फिगर है, इसका मिरर इमेज ऐसे आ जाएगा। 6 पलट जाता है ऐसे, 1 भी दोस्तों पलट जाएगा ऐसे, Q पलट जाएगा ऐसे, A सिमेट्रिकल फिगर है ऐसे ही रहेगा, 4 पलट जाएगा इस तरह से, और R भी पलट जाएगा ऐसे, और B भी पलट जाएगा ऐसे। बस सिर्फ मिरर इमेज हमें बनाना है, लेकिन ये करते वक्त हमें ध्यान देना है। कई बार क्या होता है ना कि इसमें थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो गलती होने का चांस बहुत रहता है, क्योंकि जब हम ऑप्शन, जनरली हम इसको कैसे करते हैं ऑप्शन देख के, तो वहीं पे हमसे गलती हो जाती है। तो क्योंकि ये सब आसान क्वेश्चन होते हैं ना, तो आसान क्वेश्चन में आपको थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, तो गलती होने की संभावना रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या रहा है? एक फिगर है, फिगर कुछ इस तरह से है, ये फिगर है, और ये एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है, और ये किस चित्र में छुपा होगा यही बताना है। तो जो पहला फिगर है दोस्तों वो कुछ ऐसा है। पहला फिगर, दूसरा फिगर देखते हैं। सेकंड फिगर इस तरह से है। ठीक है, थर्ड फिगर देखते हैं। थर्ड फिगर ऐसा है। देखिए थर्ड फिगर ऐसा है। लास्ट वाला फिगर जो है, फिगर नंबर डी, चलिए बताइए कौन सा फिगर है जिसमें आपको ये मिल पाएगा। रोटेशन अलाउड नहीं है, जो फिगर जैसा दिया हुआ है वैसा ही खोजना है। बताइए, तो जैसा कि आपको देख पा रहा होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे देखते हैं? जैसा कि मैं ऑप्शन नंबर सी में देखूंगा तो आपको एक ट्रायंगल देखिए ये वाला मिल रहा होगा, और एक ट्रायंगल ये वाला, और यही तो चाहिए था हमें यहाँ पे। ठीक है, मिल गया यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कह रहा है कि मिरेकल को कोड करते हैं MKUEHRL, इससे कोड किया जाता है। तो आपको बताना है गैम्बल को कैसे कोड करेंगे।
ठीक है, देखते हैं मिरेकल, पहले देखते हैं यहाँ पे MIRACLE। कोड क्या होता है? M का 13, I का 9, R का 18, A का 1, C का 3, L का 12 और E का 5। उसी तरह से NKU EHRM, यहाँ पे देखते हैं तो N का कोड 14, K का 11, U 21, E 5, H 8, R 18 और L का होता है 12। तो अगर देखें 13 से 14 कैसे जाएगा दोस्तों? +1। 9 से 11 कैसे जाएंगे? +2। 18 से 21 कैसे जाएंगे? +3। 13 से 5 कैसे जाएंगे? सॉरी, 1 से 5 कैसे जाएंगे? 1 से 5 +4। 3 से 8 कैसे जाएंगे? +5। तो आपको समझ गया होगा, आप समझ गए होंगे कि 1 +2 +3 +4 +5, लास्ट में देखिए 5 है और यहाँ लास्ट में 12 है, तो क्या हुआ होगा? +7। तो बस हमें +1 से ऐड करते चले जाना है। तो देखिए G का कोड होता है 7, A का होता है 1, M का 13, B का 2, L का 12 और E का 5। 7 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा? 8। 8 का मतलब H। 1 में 1 ऐड 2 ऐड करेंगे कितना आएगा? 3। 3 का मतलब C। यहाँ पे कितना ऐड करेंगे? 3। कितना आएगा? 13 + 3 16। 16 का मतलब P। यहाँ पे ऐड करेंगे कितना? 4। 4 2 6। 6 का मतलब F। यहाँ पे ऐड करेंगे 5। 12 5 17। 17 का मतलब Q। और यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? 6। 6 5 11। 11 का मतलब K। HCPFQKV, ये आपका सही उत्तर आ जाएगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, V नहीं है, ये K तक हुआ, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मिसिंग लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। ब्लैंक, फिर लिखा हुआ है BC, ब्लैंक CA, ब्लैंक ABA, ब्लैंक CA। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ABCBB, ऑप्शन नंबर BBBCC, ऑप्शन नंबर C BAABA, ऑप्शन नंबर D ABBCC। देखिए सबसे पहले इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हम काउंट करते हैं लेटर कितने हैं, ब्लैंक कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 है। तो हम क्या करेंगे? 3 3 के 5 पेयर बना लेंगे। ठीक है, 3 3 के 5 पेयर बना लेंगे। सॉरी, ये लाइन यहाँ पे नहीं जाएगी, ये ठीक। अब क्या करना है हमको? देखिए यहाँ पे तीन ही टाइप के लेटर हैं। एक लेटर है, एक टाइप का A, एक है B, एक है C, और कोई लेटर तो है नहीं। यहाँ पे देखिए B और C आ चुके हैं, क्या नहीं आया है? A। यहाँ पे C A आ चुके हैं, क्या नहीं आया है? B। यहाँ पे A B आ चुका है, क्या नहीं आया है? C। यहाँ पे A C आ गया है, क्या नहीं आया है? B। यहाँ पे C A आ गया है, क्या नहीं आया है? B। तो क्या क्या फिल किया हमने? पहले A, फिर B, फिर C, फिर B, फिर B। तो A B C B B, A B C B B, ऑप्शन नंबर A, ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या रहा है कि आपके पास 4 वर्ड्स हैं। 4 वर्ड्स, एक तो है नो, एक लिखा हुआ है नेक, एक है निट और एक है नॉब। इन्हें आपको डिक्शनरी में अरेंज करना है, बताना है तीसरा लेटर कौन सा होगा। तो दोस्तों देखिए सारे लेटर KN से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं थर्ड लेटर देखूं तो यहाँ पे O है, यहाँ पे A, यहाँ पे I, फिर यहाँ पे O। तो आपको पता है पहले A ही आएगा, यानी कि पहले आ जाएगा B, इसके बाद I आएगा, यानी कि आ जाएगा C। अब इसके बाद थर्ड लेटर यहाँ पे भी O है, यहाँ पे भी O है, तो हम और आगे जाएंगे तो फोर्थ लेटर W, फोर्थ लेटर B, तो B और W में कौन आएगा? B, यानी कि इसके बाद आ जाएगा D, इसके बाद आ जाएगा A। तो हमसे पूछा गया है कि डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करिए, बताइए थर्ड लेटर कौन सा होगा। तो थर्ड लेटर वही है जो ऑप्शन नंबर D में है, क्या है वो? नॉब। ठीक है, तो डिक्शनरी में तीसरे नंबर पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि सेंट्रल को कोड किया गया है ABCDEFG से, और प्लेनेटेरियम को कोड किया गया है HGFI
सी बी डी एफ ई आई जे के। तो आपसे पूछा है लैटिन को कैसे कोड करेंगे, LATERN। दोस्तों जो ये वाली कोडिंग होती है ना बहुत आसान होती है, क्योंकि इसमें कोड पहले से ही फिक्स रहता है। मतलब सी का कोड ए है, ई का कोड है बी, एन का कोड है सी, टी का कोड है डी, आर का कोड है ई, ए का कोड है एफ और एल का कोड है जी। लैटिन का कोड बताना है। एल का कोड क्या होगा, एल यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में एल है तो यहाँ लास्ट में जी होगा। एल का कोड फिक्स है जी। यहाँ पे भी देखिए सेकंड में एल है तो यहाँ सेकंड में जी है, यानी कि यहाँ पे एल तो यहाँ पे क्या आएगा जी। ए का कोड देखिए, ए यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे एफ है तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। फिर टी है, टी टी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए TLANET, 1 2 3 4 5 6, छठवें पे देखिए टी आ रहा है, यहाँ पे छठवें पे क्या है 1 2 3 4 5 6 डी, यानी कि डी आ जाएगा। ई देखते हैं, ई देखिए यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे सेकंड क्या है बी, बी आ जाएगा। आर देखते हैं, आर यहाँ पे थर्ड लास्ट है, यहाँ पे थर्ड लास्ट क्या है ई। एन की बात करते हैं, एन देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर पे है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे सी है, तो आपका यही सही उत्तर हो जाएगा। ये आसान होता है क्योंकि इसमें पहले से ही कोड जो है फिक्स होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये फिगर कंप्लीशन वाला क्वेश्चन है। फिगर कंप्लीशन वाले क्वेश्चन में देखिए पहले एक ऐसे स्क्वायर बना हुआ है, ऐसे फिर यहाँ पे क्या आएगा आपको ये बताना है, इस वाले ब्लैंक में। तो ब्लैंक पे बताइए क्या आएगा, आपको पता है अच्छे से, इतना देख के तो आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे एक ट्रायंगल आएगी ऐसे, एक ऐसे बनेगा यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन पूरी कंप्लीट जाएगी यहाँ तक। अच्छा और क्या होगा, और एक लाइन ऐसे जाएगी, बस यही हो गया, कंप्लीट करना था। ठीक है, फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन है। तो फिगर कंप्लीशन वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं दोस्तों, तो ज्यादा हमें कुछ करना नहीं होता, यही हमको देख के आइडिया मिल जाता है कि कैसा बनाना है फिगर, बस उसी फिगर को आपको कंप्लीट कर लेना है तो हो जाएगा आपका काम। फिगर कंप्लीशन का क्वेश्चन था ये, ठीक है, आसान क्वेश्चन होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22। फिगर बेस्ड क्वेश्चन बहुत इजी होता है, अगर फिगर काउंटिंग थोड़ी देर के लिए ना कंसीडर करें तो बाकी सब बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22। AFHO GBBJ CHFM क्वेश्चन मार्क। देखिए इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है GBIN, GBLD, GPLD, IDBH। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 15, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 10। तो आप देखिए पहले क्या ऐड हुआ है, +6। तो अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 13 है, और यहाँ पे भी हम पहले 6 ऐड कर दें तो आ जाएगा 9। 9 का मतलब आई, यानी कि हमारा आंसर वही होगा जो आई से स्टार्ट होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है, ठीक है, एक ही ऑप्शन है, इसलिए यही उत्तर हो जाएगा। अच्छा एक चीज और देख लीजिए, आगे भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे है 2, 6 से 2 कैसे आएगा, -4 करके, मतलब अगला में -4 करना है। 8 में से 4 घटाएंगे 4 आएगा, और 4 का मतलब डी। तो आगे अब आप सॉल्व कर सकते हैं, आईडी वाला उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है ऑड वन आउट बताइए आप। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है पहले नानक, देखिए थोड़ा सा जी के बेस्ड है ये, नानक है, फिर बुद्धा है, ठीक है, नानक हो गया, फिर बुद्धा हो गया, फिर गांधी, फिर महावीरा। चलिए, नानक, बुद्धा, गांधी और महावीरा। जैसे आपको पता है नानक जो थे वो सिखिज्म के फाउंडर थे, ठीक, सिख धर्म के संस्थापक थे। बुद्धा कौन से थे? बुद्ध धर्म के संस्थापक। महावीरा जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे। लेकिन गांधी जी तो जो थे हिंदू धर्म को फॉलो करते थे, किसी धर्म के संस्थापक नहीं थे वो, ठीक है, संस्थापक नहीं थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है दीपक सेड टू नितिन, दीपक ने नितिन से कहा दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल, that boy playing football is the younger of the two brothers of the daughter of my father's wife. How is the boy playing football related to Deepak? देखिए, दीपक सेड टू नितिन, दीपक ने नितिन से कहा दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर्स ऑफ द डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ। ये माई किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? दीपक के लिए। दीपक के पिता की वाइफ की डॉटर, दीपक यहाँ पे हैं, इनके पिता मतलब इनके फादर हो गए दीपक के पिता की वाइफ मतलब दीपक की मम्मी की डॉटर यानी दीपक की बहन, ठीक है, दीपक की बहन। वो जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है वो क्या है? दीपक की बहन का, कि दो बहनों में दीपक की बहन के दो भाइयों में सबसे छोटा है, यानी कि एक तो खुद दीपक हो गया भाई, एक भाई तो दीपक हो गया, एक भाई और होगा, ठीक, वो जो लड़का खेल रहा है। तो कह रहा है हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू दीपक, यह तो लड़का था जो फुटबॉल खेल रहा है, दीपक का क्या होगा? ब्रदर होगा। क्या होगा? ब्रदर। दीपक का क्या होगा? ब्रदर होगा। आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये भी सिलॉक का सवाल है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला सम प्लेट्स आर नाइफ्स, दूसरा दिया हुआ है सम नाइफ्स आर बॉटल्स, तीसरा दिया हुआ है मैनी बॉटल्स आर बाउल्स। कंक्लूजन देखते हैं। पहला है सम प्लेट्स आर बाउल्स, दूसरा है नॉट अ सिंगल बाउल, नॉट अ सिंगल प्लेट
इज बाउल। नॉट अ सिंगल प्लेट इज बाउल का मतलब हो गया सीधा सीधा नो प्लेट इज बाउल। ठीक है, इसको कह सकते हैं नो प्लेट इज बाउल। मैनी को हम एज अ सम ही रीड करते हैं, जहां पे भी मैनी या मोस्ट आ गया इसको हम सम ही कहते हैं, कोई दूसरा वर्ड नहीं है। इंग्लिश में अलग हो सकता है, शिलॉग में मैनी का मतलब सम ही है। मैंने आपको बताया कोई भी स्टेटमेंट सम से स्टार्ट होगा उसके लास्ट में सम होगा। ये भी सम से स्टार्ट हो रहा है, इसके लास्ट में भी सम। तीसरा वाला मैनी से स्टार्ट हो रहा है, मैंने बताया था मैनी और सम दोनों एक ही चीज है सिलॉग में, तो इसके लास्ट में भी सम आएगा। पहला कंक्लूजन है प्लेट्स और बाउल्स के बीच में। तो हम देखते हैं प्लेट कहाँ पे है, बाउल कहाँ पे है। जैसे प्लेट यहाँ पे है, बाउल यहाँ पे है, तो इन दोनों को कंबाइन कराएंगे थर्ड स्टेटमेंट की मदद से। तो यहाँ पे हम देखें नाइफ और नाइफ दोनों कॉमन है, यहाँ बॉटल बॉटल कॉमन है, लेकिन कंबाइन करने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो कॉमन टर्म जो कि है, लेकिन कॉमन टर्म के पास ऑल या नो होना चाहिए किसी एक के पास। यहाँ इसके पास भी सम है, इसके पास भी सम है, तो कनेक्ट हो ही नहीं पा रहा है। जब कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है तो हम कंक्लूजन भी नहीं दे पाएंगे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। पॉसिबिलिटी में सही होगा बट डेफिनेटली रॉन्ग होगा। नॉट अ सिंगल प्लेट इज बाउल मतलब कोई भी प्लेट बाउल नहीं है, नो प्लेट इज बाउल। तो प्लेट देखते हैं, बाउल देखते हैं। देखिए प्लेट यहाँ पे है और बाउल यहाँ पे है, तो प्लेट यहाँ बाउल यहाँ, फिर से वही चीज, प्लेट और बाउल को ही कनेक्ट करना है। जब हम कनेक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं तो हम कंक्लूजन कैसे दे पाएंगे। तो दोस्तों या तो कोई भी प्लेट बाउल नहीं होगा या तो कुछ प्लेट बाउल होंगे, यही चीज हो सकती है। यानी कि या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है। तो हम क्या कहेंगे, ईदर वन। इसका आंसर क्या आएगा, ईदर वन और टू फॉलोज, और टू फॉलोज। ठीक है, ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। सिलॉग में होंगे दोनों गलत, बट इन दोनों में से कोई एक ही सही होगा, ईदर वन और टू फॉलोज। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ 25 क्वेश्चंस थे रीजनिंग के। उम्मीद है आपको जो है थोड़ी मदद मिलेगी इससे। अभी नेक्स्ट शिफ्ट में जितने भी एग्जाम बचे हुए हैं उसमें अच्छा करके आएंगे आप। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।